बच्चन पांडे की मौज के 1 मिलियन व्यूज की डिमांड पूरी। अक्षय कुमार ने गायब हुए मौज क्रिएटर्स को किया रिलीज। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और उत्तर प्रदेश सरकार को कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी गवाहों को सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर गवाहों पर हमले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और यूपी सरकार से गवाह संबंधी सारी जानकारियां मांगी है। अब मामले की सुनवाई 24 मार्च को होगी। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने मामले की सुनवाई की। आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के मामले में सुनवाई कोर्ट ने यूपी सरकार और आशीष मिश्रा को नोटिस जारी की है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा से पूछा है क्यों न आपकी जमानत रद्द कर दी जाए। पीड़ित किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को गवाह पर हमले और बीजेपी की जीत पर धमकी देने की जानकारी दी थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसानों की तरफ से प्रशांत भूषण ने दलील दी कि आशीष मिश्रा की जमानत होने के बाद एक अहम गवाह पर हमला किया गया। जिन्होंने हमला किया उन्होंने ये धमकी दी कि अब बीजेपी चुनाव जीत गई है तो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। इस दलील के बाद सीजेआई एनवी रमना ने कहा था कि हम उचित बेंच का गठन करेंगे और आज सुनवाई करने की तारीख तय की गई थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। लखनऊ बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई करने के बाद मिश्र की याचिका पर 18 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। आशीष मिश्रा को जमानत के आदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस पर सवाल उठाए और कहा कि एफआईआर में आशीष मिश्रा को फायरिंग करने वाला बताया गया, लेकिन किसी पर भी गोली की चोट नहीं मिली। जीप चालक को प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए उकसाने वाला बताया, लेकिन चालक और अन्य को प्रदर्शनकारियों ने मार डाला। किसानों को अपनी जीप से कुचलने के आरोपी आशीष मिश्र को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले महीने जमानत दी थी। काफी मशक्कत और सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद पार्टी एक्शन मोड में है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा था। ऐसे में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने पद से बुधवार को इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी। सिद्धू ने अपने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष की इच्छा के अनुसार मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी हार मिली है। इस हार को लेकर तब पार्टी आलाकमान ने बीते रविवार को एक बैठक बुलाई थी। इसके बाद से जैसे लगातार एक्शन का दौर शुरू हो चुका है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, गोवा और मणिपुर में सभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा ताकि नए सिरे से पार्टी का पुनर्गठन किया जा सके। वहीं पंजाब में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का ठिकरा सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू पर फोड़ा जा रहा है। कांग्रेस में बयानबाजी और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच सिद्धू ने महज 5 शब्दों में अपना इस्तीफा लिखा है। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा, आई hereby resign as president, मतलब मैं प्रेसिडेंट के पद से अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। सिद्धू से पहले उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति के बाद पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। पहले कपिल सिब्बल ने पार्टी पर घर की कांग्रेस और सबकी कांग्रेस का जिक्र करते हुए हमला बोला। हालांकि कपिल सिब्बल के बयान पर राहुल गांधी चुप रहे, लेकिन दूसरे नेताओं ने कपिल सिब्बल की घेराबंदी तेज कर दी है। सबसे पहले अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल को एहसान फरामोश करार दिया। दूसरी तरफ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कपिल सिब्बल के बारे में कहा कि उन्हें कांग्रेस का एबीसी नहीं पता है। कपिल सिब्बल साहब को बहुत चांस मिला है। सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से, राहुल गांधी के सहयोग से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल जगह मिली है। वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं और उनके मुंह से ऐसे
अल्फाज निकलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि जिनको कांग्रेस की ABCD नहीं मालूम है, जिनको एक मंत्री बनना अलग बात है। दरअसल सारा विवाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के सामने आने के बाद से शुरू हुआ है। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस के भीतर सियासी खींचतान शुरू हो गई है। सवाल गांधी परिवार पर भी है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं के संगठन G23 में शामिल कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार पर सवाल उठाया और पार्टी को घर की कांग्रेस करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो सबकी कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने कपिल सिब्बल पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल को एहसान फरामोश कहा। अगली बारी अशोक गहलोत की आई। अशोक गहलोत ने कहा है कि कपिल सिब्बल को बिना रगड़ाई सब कुछ मिल गया, उन्हें कांग्रेस का ABC नहीं पता है। जमीन पे कार्यकर्ता के रूप में रगड़ाई हो पहले, फिर धीरे धीरे वो ब्लॉक में जिले के अंदर आए, उसके बाद में उसको चांस मिलता है प्रदेश में आने का। कोई विधायक बनता है, कोई मेंबर पार्लियामेंट बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई कुछ नहीं बनता है। अशोक गहलोत के बयान के बाद साफ हो गया है कि कपिल सिब्बल की सलाह तो पार्टी के सीनियर नेताओं ने दरकिनार कर दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उसकी उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे ज्यादा हालत पस्त हुई है। चुनावी नतीजों में जमानत जब्त कराने में कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर है। कांग्रेस के 399 प्रत्याशियों में से 387 की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली है। बता दें, कांग्रेस को प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में लीड किया था। देखना होगा कांग्रेस के सीनियर नेताओं की सलाह पर पार्टी आने वाले कल में क्या फैसला लेती है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार 21वें दिन भी जारी है। जंग की कीमत केवल यूक्रेन को ही नहीं बल्कि रूस को भी चुकानी पड़ रही है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। अब दोनों देशों के बीच की जंग पहले से ज्यादा खतरनाक होती दिखाई दे रही है। खबर सामने आ रही है कि यूक्रेन की सेना ने मंगलवार को खेरसोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रूसी सेना के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया है। हवाई अड्डे पर यूक्रेनी सैनिकों ने 3 रूसी सैन्य हेलीकॉप्टरों को तबाह कर दिया है। सैटेलाइट इमेज में हवाई अड्डे से धुएं का एक बड़ा काला गुब्बार उड़ता दिखाई दे रहा है, जिसमें कई हेलीकॉप्टर में आग लगी नजर आ रही है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि उसने रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनाशेनकोव ने दावा किया कि रूसी संघ के सशस्त्र बलों ने खेरसोन के पूरे क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि युद्ध जितना ज्यादा लंबा खिंचेगा, रूस की सेना के लिए उतना ही मुश्किल होगा। इसी बीच चिंता जताई जा रही है कि न्यूक्लियर वॉर भी छिड़ सकता है। यूक्रेन में जंग के 21वें दिन भी कई जगहों में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। कई शहरों में हवाई हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपना रुख नरम कर लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के एक वरिष्ठ सहयोगी का कहना है कि रूस ने अपना सुर बदला है। उसने यूक्रेन से आत्मसमर्पण करने की मांग करना बंद कर दिया है। फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत की बैठकें जारी हैं। अब जबकि यूक्रेन ने ये भी आश्वासन दे दिया है कि वो नाटो में शामिल नहीं होगा, तो इसका असर कितना होगा ये दोनों देशों के बीच आज होने वाली बातचीत के बाद ही पता चलेगा। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी अब काबू में आ रही है। देश में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में दिनों दिन गिरावट का दौर जारी है, लेकिन पिछले 24 घंटे में कोविड केसों में 12% की बढ़ोतरी आई है। पिछले 24 घंटे में 2876 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,29,99,938 हो गई है। वहीं आज मौतों के मामलों में भी बढ़त है। पिछले 24 घंटे में 98 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है और मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में कुल संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब 5,16,072 पर पहुंच गया है। वहीं बता दें कि देश में फिलहाल रिकवरी रेट बढ़कर 98.72% है। डेली पॉजिटिविटी रेट 0.38% है। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 3,884 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,24,50,055 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस भी 40,000 से नीचे हैं।
जो कि अब तक दर्ज किए गए कुल मामलों का 1% से भी कम है। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 0.08% है। अब एक्टिव केस 32,811 है। इन आंकड़ों को देखने के बाद कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण आई तीसरी लहर के बाद देश में हालात काफी सुधर गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 18,92,143 खुराकें लोगों को लगाई गई हैं। अब तक वैक्सीन की कुल 180,60,93,107 करोड़ डोज लोगों को दी जा चुकी है। आज से 12 साल से ऊपर उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो रहा है। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 7,52,818 टेस्ट किए गए हैं। अब तक देश में लगभग 78 करोड़ 5 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो मंगलवार के आंकड़ों के मुताबिक केरल में 1,193 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है और 72 मरीजों की मौत हुई है। नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 207 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है और 4 मरीजों की मौत हुई है। कर्नाटक में 129 मामले सामने आए हैं और 2 मौतें हुई। वहीं तमिलनाडु में 77 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 131 नए मामले सामने आए और महामारी से 2 और मरीजों की मौत हो गई। वहीं चीन में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। चीन में एक दिन पहले के मुकाबले मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के दुगने मामले सामने आए हैं। चीन में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 3,507 नए मामले सामने आए हैं, जिससे पूरे चीन में हड़कंप मचा हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।